एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र महज अभी 25 साल के करीब होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है कि घर पे आ जाओ। जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है, वो तुरंत अपने घर पे पहुंचता तो है ही, क्योंकि अभी वो बाहर रहता है। तो जैसे घर पहुंचता है तो अपने घर वालों से झूठ बोलता है और कहता है कि उसे कुछ ऑफिस का काम आ गया, ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए अब वो वापस जा रहा है, उसको आने में लेट हो जाएगा, तुम सब खा करके खाना सो जाना। और जैसे वो लड़की के पास पहुंचता है, उसके बाद लड़की के साथ जो कांड होता है और जो लड़के के साथ कांड होता है, वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। ये लड़का शायद एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा था, या तो फिर वो लड़की ऐसी जाल में फंसेगी जिसका इन दोनों ने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया था, इन दोनों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान की का एक जिला लगता है जयपुर, और इसी जयपुर में एक कॉलोनी लगती है, गांधीनगर कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 2 मई 2018 की। एक लड़का होता है जिसका नाम दुष्यंत शर्मा होता है, और ये जो दुष्यंत शर्मा है, ये थाना झोटवाड़ा का रहने वाला होता है। इसके पिता रामेश्वर शर्मा होते हैं। ये जो दुष्यंत शर्मा होता है, बहुत ही अच्छा लड़का होता है, नेकदी लड़का होता है। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे शौक पालने का शौक था। दरअसल बात ये थी कि ये किसी भी कंपनी के सामने जाता था तो उस कंपनी के सामने फ़ोटो लगा लेता था, और कोई भी बड़ी कंपनी होती थी उसका फ़ोटो खींचता था और अपने इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया करता था, और ऐसे बताता था कि वो इसी कंपनी में काम करता है। महंगी महंगी गाड़ियों के पास फ़ोटो खिंचवाता था, और उसके बाद महंगे महंगे अपने शौक रखता था। लेकिन हकीकत तो उसकी कुछ और ही थी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, केवल बस उसके शौक महंगे थे। अब यही जो लड़का है, ये लड़का एक दिन इसके फ़ोन पे एक व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, एक इसके इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है हाय करके, और वो हाय करके एक लड़की मैसेज करती है, जो लड़की का नाम प्रियांशी सेठ होता है, जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। दरअसल जो प्रियांशी सेठ होती है, ये लड़के को मैसेज करती है, और मैसेज के दौरान इन दोनों की बातचीत होने लगती है। और बातचीत जब ये ऑफिस में हुआ करता था तब भी हुआ करती थी, बाहर भी हुआ करती थी, एनी टाइम। अब इस लड़की से बातचीत, जो ये लड़का है दुष्यंत शर्मा, इससे इसकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है। अब ये सिलसिला, ये दौर चल रहा होता है, सब कुछ इनके जीवन में बढ़िया चल रहा होता है। जब भी इसका मन करता, लड़की वीडियो कॉल करती और अपने अलग अलग प्राइवेट जो पार्ट होते हैं वो हिस्सों को दिखाती है, और देखने के बाद ये दुष्यंत शर्मा बेचैन होता है, व्याकुल होता है। और वो उस लड़की से जब पूछती है कि तुम्हारे पास, तुम्हारी जिस कंपनी का तुमने फ़ोटो लगाया है, जो घर लगाया है, क्या ये सब तुम्हारे हैं? तो जो लड़का है वो कहता है कि हाँ, ये सारे जो भी है ये सब कुछ सच है, और ये सब कुछ ये मेरा ही है। जैसे ही लड़की, यानी कि जो प्रियांशी है, वो इस बात को सुनती है, वो बहुत ही खुश होती है। और एक दिन लगभग रात के 8 बज रहे होते हैं, 8 बजे वो इस दुष्यंत को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर पे आज कोई नहीं है, एक काम करो कि मेरे घर पे आ जाओ, और तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, और ना ही कोई रोकने टोकने वाला रहेगा। अब जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है, वो तुरंत जल्दी-जल्दी में बस से सफ़र करके अपने घर पहुँचता है, और घर से पहुँचते ही वो अपने माता-पिता और पत्नी से कहता है कि उसको एक ज़रूरी काम आ गया है, एक मीटिंग में उसको जाना है, और जैसे ही वो खाली होगा वो वापस आ जाएगा। उसका वो लोग इंतज़ार ना करें, खाना खा लें। अब जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। वो पिता से, अपने यानी कि रामेश्वर शर्मा से, वो स्कूटी की चाबी माँगता है, और चाबी माँग करके वो वहाँ से निकल जाता है, और वो सीधा पहुँचता है ये गांधीनगर कॉलोनी में। क्योंकि दरअसल ये दुष्यंत शर्मा था, मैंने आपको बताया कि ये थाना झोटवाड़ा का रहने वाला होता है, उसी कॉलोनी का रहने वाला होता है। जो लड़की रह रही होती है, ये गांधीनगर की रहने वाली होती है। गांधीनगर के जिस फ्लैट पे लड़की ने बुलाया था, जहाँ पर वो वहीं पर पहुँचता है, और पहुँच करके उस लड़की के पास चला जाता है, और वहीं पर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के दौरान ये बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये दोनों एक दूसरे के अंदर अब समाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का कपड़ा निकालने लगते हैं, और कपड़ा निकालते निकालते ये दोनों अब उतावले हो रहे थे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए।
और ये बना भी लेते हैं। और जैसे जैसे इन लोगों के बीच में संबंध बनता है और उसके बाद फिर कुछ समय बाद ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत करने के दौरान फिर जब दूसरी बार जो दुष्यंत है वो प्रियांशी के साथ संबंध बनाना चाहता है, इतने में जो प्रियांशी है उसको रोक देती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? इस पर जो दुष्यंत होता है वो कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जो लड़की होती है वो कहती है कि फ़िलहाल जो मेरी माँ है उसकी तबीयत ख़राब है और उसके ऑपरेशन के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए लगेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरी माँ के। अब जैसे दुष्यंत इस बात को सुनता है तो वो बड़ा ही शौक हो जाता है और कहता है कि ये इतनी ज़्यादा मैं रकम कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे पास इतनी रकम है, आखिर क्या तुम मुझे उसमें से कुछ नहीं दे सकते हो? जो लड़का है दुष्यंत है वो कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, जो एक बार तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो भी कहना होगा तुम कह लेना। जो लड़का होता है दुष्यंत वो कहता है कि मैंने जो भी पोस्ट डाली है ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि ये एक झूठ है। और मैं ये कोई मेरी कंपनी नहीं है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जहाँ पर मेरी महीने की 18 से 20 हज़ार की सैलरी है, उसमें मेरा गुजारा होता है। बस मैं महंगे शौक दिखाता हूँ और ये सच है। मैं सोचा कि तुमसे मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, अब इसलिए तुम मेरी बातों को समझोगे। जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है वो तुरंत झल्ला जाती है और उसको दूर धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हें क्या ये मजाक लग रहा है? मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारे हैं, मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बात है वो सच बता रहा हूँ तुम्हें, जो भी है तुम खुद देख लो। इस पर जो लड़का है अपने फ़ोन में सारी चीज़ें दिखाता है, हकीकत दिखाता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, घर में पत्नी है, माँ-बाप हैं और मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अब जैसे ही लड़की प्रियांशी ये बात सुनती है, जब उसको यकीन हो जाता है तो फिर वो उसको डाँट लगाती है और डाँट लगाने के साथ ये कहती है कि तुमने जो-जो मेरे साथ किया है, वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूँगी। अब जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है, तब तक उसी कमरे में एक और लड़का होता है जो छुपा होता है, जिसका नाम दीक्षांत होता है। वो मुंबई का रहने वाला होता है। वो अंदर से बाहर निकलता है, जो छुप करके सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है, ऐसे छुपा होता है। और एक छोटा सा होल होता है, होल के पास पौधा होता है, उसी पौधे के सामने से कैमरा लगाया गया रहता है और वहीं से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। वो लड़का आता है, उसको दिखाता है, दिखा करके अब वो दोनों उसको धमकाते हैं। इतने में कुछ ही समय बाद से एक और उसका दोस्त आता है दीक्षांत का। पहले से एक लड़का तो था एक कमरे में, एक और आता है लक्ष्य बालिया, और वो भी दोनों लोग मिल जाते हैं। और उसके बाद से फिर वो उसको टॉर्चर करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा अब किडनैप हो चुका है और जब तक तुम पैसे का इंतजाम नहीं करोगे तब तक तुम इस चीज़ यहाँ से छूट जाओगे, इसकी कल्पना भी मत करना। इस पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लड़का सोच रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, अपने पिता से कहेगा तो बदनामी होगी, लेकिन अब उसके पास कोई चारा ही नहीं होता है। जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें अपने बाप को फ़ोन करना ही पड़ेगा। वो लड़का है अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि पापा मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और वो मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और वो भी 10 लाख रुपए चाहिए इनको, आप जल्द से जल्द इंतज़ाम करिए और इंतज़ाम करके भेज दीजिए। अब जैसे ही उसके पिता यानी कि रामेश्वरम ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि आखिर बेटा मैं इतनी रात को 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, आखिर तुम ही बताओ। इसमें जो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप पैसों का इंतजाम करिए और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। अब जैसे ही ये बात सुनता है लड़के का पिता, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद लड़के का पिता पैसों का इंतजाम करने लगता है। इधर जो लड़का है अपनी जान की भीख मांगता है और धीरे धीरे करके जो लड़की है उसने उस लड़के के फ़ोन से उसका एटीएम भी ले लिया था और उसका एटीएम का पिन भी ले लिया था, जिससे वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर सके। और फिर इधर जैसे जैसे उसके अकाउंट में लगभग रात के 3 बजे तक उसके अकाउंट में लगभग 3 लाख रुपए करीब जमा हो जाते हैं। और जैसे जैसे पैसे जमा होते जा रहे हैं, 3 लाख रुपए जो जमा होते हैं, इसके बाद उसका पिता फ़ोन करता है और कहता है कि अब इससे ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतने ही उसके पास पैसे ही है। अब इसके बाद से जो लड़की है वो सोचती है कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर वो कहती है कि अब इसके पास तो हमारा सारा राज ही है, अगर ये बाहर जाएगा तो किसी को बताएगा तो हम बहुत ज़्यादा बुरे फंस जाएंगे। अब एक काम करो कि इसको रास्ते से हटा दो। अब जैसे ही रास्ते से हटाने की बात आती है, जब
दोनों लड़के यानी कि जो ये दीक्षांत और लक्ष्य वालिया है, दीक्षांत कामरा है, ये दोनों लड़के जो है वो सुनते इस बात को, तो फिर क्या था, तुरंत उस लड़के के गले को काटा जाता है और काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद से फिर उस लड़के को जो आमेर के पास एक नैनी माता का मंदिर है, और उसी मंदिर के पास उसकी बॉडी को बोरे में भर कर ले जा करके फेंक आते हैं। अब इधर सुबह का वक्त हो जाता है और लगभग दोपहर के 2 बज जाते हैं, लेकिन कभी अभी भी किडनैपर का कोई फ़ोन नहीं आता है। जो पिता है वो परेशान हो जाता है, और उसके बाद वो नज़दीकी अपने थाने यानी कि जो झोटवाला थाना होता है, उसी थाने में पहुंचता है, और वहां पर पहुंच करके सारी जो बातें होती है वो बताता है। इंस्पेक्टर साहब ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, और उसके बाद से उन्होंने जांच पड़ताल अपनी आगे बढ़ाई, और आगे बढ़ाते ही फिर कुछ ही समय बाद यानी कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही उस नहीं माफ़ी चाहते 72 घंटे के अंदर ही उस लड़की को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद से उसके दोनों जो साथी थे, उन दोनों साथियों को भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद उनको गंभीर धाराओं में एफआईआर लिखी जाती है। उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। साथ ही साथ इसके पहले ही उस लड़की से बहुत सारी जो पूछताछ होती है उसमें ये पता चलता है कि उस लड़की ने अब तक 1,75,00,000 रुपए यानी कि फरवरी 2018 तक उस लड़की ने जमा कर लिए थे। ये सिलसिला 2 मई 2018 को ये सारा क्या कांड हुआ था, और 4 मई 2018 को उसकी बॉडी मिली हुई थी। दरअसल ये जो लड़की है प्रियांशी सेठ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब पुलिस ने इसकी जांच करी तो फिर पता चला कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक रईस खानदान की लड़की होती है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि आखिर ये प्रियांशी सेठ है कौन और रहने कहाँ की वाली है। दरअसल ये जो प्रियांशी है, ये राजस्थान में एक जगह लगती है पालना, और इसी पालना की ये रहने वाली होती है। जो इसके दादाजी होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, जो इसके पिता होते हैं वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, और जो इसकी माँ होती है वो भी टीचर होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, और इसके जो फूफा जी होते हैं वो भी टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। और ये जो लड़की है एक अच्छे घर से ताल्लुकात रखने वाली होती है। जो लड़की है, जब इसने 10th क्वालिफाई किया था तो इसमें उसके जो मार्क्स होते हैं वो 82% होते हैं। साथ ही साथ जब वो इंटर क्वालिफाई करती है तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो 78% होते हैं। जो लड़की की माँ है वो कहती है कि अब उसको बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए। अब इसीलिए उसने उसका जो एडमिशन है वो मानसरोवर के पास एक कॉलेज है, उसी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। और उसी एडमिशन कराने के दौरान वो कहती है कि तुम ये चीज़ का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने पिताजी का ध्यान रखना है। सभी लोग जो है वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तुम्हें भी सरकारी नौकरी करनी ही है। लड़की का वहाँ पर एडमिशन होता है, और एडमिशन के दौरान जो लड़की है वहीं पर चली जाती है पढ़ने के लिए। लेकिन जो इसे घर वाले इसको पैसा भेजते थे तकरीबन 15,000 रुपये करीब, उससे इसका खर्च नहीं चल पाता है, और इसीलिए वो सोचती है कि वो क्यों ना एक कोई जॉब कर ले, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा महंगे शौक़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इसको महंगे शौक़ रखने की आदत होती है। अब इसलिए जब पैसे कम पड़ते हैं तो फिर वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि एक पेपर में इख्तियार आया होता है, एक ऐड आया रहता है। उसी ऐड के आधार पर वो पहुंचती है, और पहुंच करके वहाँ पर जा करके जैसे ही पता करती है तो फिर पता कर देखते ही वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ रही हैं, और वो बल्कि एक कोई वहाँ पर जॉब नहीं बल्कि वहाँ पर सेक्स रैकेट का काम चल रहा था, एक धंधा का काम चल रहा था। ये लड़की वहाँ से निकलने की बजाय उसी दलदल में फंस जाती है, और वहाँ पर ये अलग अलग मर्दों के साथ रातें बिताती है, जिसके बदले इसको बहुत अच्छी खासी रकम मिलने लगती है। अब जैसे इस लड़की को ये लगता है कि इसमें तो पैसे बहुत ज़्यादा है, इसमें काम तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें मज़ा भी है और पैसे भी हैं। जैसे ये लड़की ये सब सोच रही होती है तो फिर वो अपने कॉलेज की अलग अलग लड़कियों को भी इसका हिस्सा बनाती है, और कहती है कि बस करना कुछ नहीं है, बस 5 मिनट लोगों के साथ सोना है, और इसी सोने के दौरान फिर तुम्हें कुछ पैसे, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और तुम्हें मज़ा भी मिलेगा। अब जैसे ही लड़कियाँ सुनती हैं तो उसके साथ तैयार हो जाया करती है, और यहीं पर आकर के उसके साथ ऐसा कांड करने लगती है। लेकिन अब लड़की को लगता है कि अब इतने चिंदी चोरी से कुछ काम नहीं होने वाला है। अब इसीलिए उसने कुछ बड़ा करने का सोचा, क्योंकि उसके जो ख्वाब थे वो बड़े थे। अब इधर उस लड़की ने तुरंत ही एक अपनी वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट के आधार पर उस लड़की वो अपने कुछ सहेलियों को बुलाया करती थी, और उनसे बात करवाया करती थी। और ख़ास तौर से जो उनके टारगेट हुआ करते थे वो अमीर घर के लड़के हुआ करते थे, जिनको वो जिस्म दिखाते थे, और जिस्म दिखा करके पैसे लेती थी। अब वहाँ से जब उसका पैसा उतना वसूल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग उसको 200 रुपये 500 रुपये ऐसे दिया करते थे। लेकिन अब जैसे उसका जब काम नहीं बनता है तो अब फिर वो एक नया बिजनेस शुरू करती है। वो लोगों को अपने घर पे बुलाया करती है, और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाती है, और उसके बाद उनसे
उस वीडियो के आधार पर पैसे ऐंठे जाते हैं। लेकिन इसका जो भांडा है वो फूट जाता है। दरअसल जब दुष्यंत को अरेस्ट किया, ये बनाती है जब अपना शिकार, उसके बाद से दुष्यंत जो होता है उसके पास पैसे नहीं होते और उसको मार दिया जाता है पैसे देने के बावजूद भी। और जो लड़की है अब वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, उसके जो दोस्त है वो भी सभी पुलिस की कस्टडी में है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे केसेस हैं जो इस दुनिया में फैले हुए हैं, सामने आए हुए हैं। कुछ सभी बहुत ज़्यादा दब जाते हैं तो कुछ निकल जाते हैं, सामने आ जाते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।